नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली वीडियो तक आपने शायद मेरे हिसाब से देख लिया होगा। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि रणथंभौर तक पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे वो जालोर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जालोर। जालोर रियासत। कौन सी रियासत है? जालोर। जालोर के चौहान। आज हम पढ़ेंगे वो है जालोर के चौहान। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। सब अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। शायद अगस्त तक राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा। शायद अगस्त तक राजस्थान पुलिस का एग्जाम कंफर्म होगा। पटवारी का शायद जनवरी तक या फिर दिसंबर तक होगा। पटवारी का एग्जाम है वो, पटवारी का एग्जाम दिसंबर या जनवरी तक होगा। ठीक है, दिसंबर या जनवरी तक पटवारी का एग्जाम होगा। ठीक है, और राजस्थान पुलिस का लगभग अगस्त में होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। आगे कोरोना वायरस का क्या कहर रहता है, क्या कोरोना वायरस करता है, इसको आगे कोरोना वायरस को देखना पड़ेगा आगे क्या कहर करता है। अगर ये कुछ प्रभाव नहीं डालता है तो आगे एग्जाम हो सकती है, वरना अगस्त तो संभावित है। पता नहीं अगस्त में होगी या नहीं। मुझे जहां तक लग रहा है वहां तक ये एग्जाम है वो अपनी दिसंबर से आसपास या दिसंबर से पहले नहीं होगी, दिसंबर के बाद या दिसंबर से पहले नहीं होगी। लेकिन आपको जुलाई या अगस्त मानकर ही तैयारी करनी होगी। क्या? जुलाई या अगस्त मानकर ही तैयारी करनी होगी, तब जाके आपकी एग्जाम फाइट हो पाएगी। अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी आपको। ठीक है, तो जो राजस्थान पुलिस और पटवार की तैयारी कर रहे हैं वो दबकर तैयारी करें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। और बीएसटीसी का एग्जाम भी जल्दी होगा। बीएसटीसी प्री का एग्जाम होता है वो, और पीटीटी का एग्जाम, दोनों एग्जाम जल्द होने वाले हैं। ठीक है, थोड़े ही दिनों के अंदर। तो इसलिए तैयारी रखें अपनी सुचारू रूप से अच्छी तरीके से। और आपने पिछली वीडियो सारी की सारी वीडियो देख ली होगी। तो आज हम चौहानों की अंतिम रियासत जालोर पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? जालोर। जालोर का जालोर नाम क्यों पड़ा? कोई जगह होती है उसका नाम है, वो उस जगह का नाम, उसी जगह का नाम वो क्यों पड़ता है? वो इसलिए पड़ता है कि वहां पर कोई ना कोई उस प्रकार की घटना हुई होती है, इसलिए उस जगह का नाम पड़ता है, उसी के नाम पर पड़ जाता। तो जालोर का नाम जालोर पड़ा है महर्षि जावली की तपोभूमि होने के कारण नाम पड़ा। महर्षि जावली की तपोभूमि होने के कारण। ठीक है, तपोभूमि होने के कारण जालोर का नाम जालोर महर्षि जावली की तपोभूमि होने के कारण पड़ा। क्या? जालोर नाम। और एक फैक्ट और मिलता है, जाल वृक्ष की अधिकता के कारण। जाल वृक्ष की अधिकता के कारण। ठीक है, जालोर का नाम जालोर इन दो फैक्टों से पड़ता है। ठीक है, ये दो फैक्ट किताब के अंदर या बुक के अंदर लिखे हुए आते हैं कि जालोर का नाम जालोर इन दो कारणों से पड़ा था। ठीक है, आ गया होगा शायद समझ में ये बात। तो अब हम आगे रियासत का जिक्र करते हैं। जालोर रियासत चौहानों की अंतिम रियासत थी। किनकी अंतिम रियासत थी? चौहानों की। चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना कृतिपाल चौहान। किसने की थी? कृतिपाल चौहान ने। कब की थी? 1181 से 1182 ईस्वी तक। ठीक है, स्थापना आ गई। इनको उपाधि दी जाती है, कृतिपाल चौहान को उपाधि दी जाती है। कृतिपाल चौहान को उपाधि दी जाती है किंतु एक महान राजा। कौन सा महान राजा? किंतु एक महान राजा। किंतु एक महान राजा। तो कई बार पूछा जाता है कि किंतु एक महान राजा की उपाधि किसने दी थी कृतिपाल चौहान को? मुहणोत नैणसी ने। किसने दी थी? मुहणोत नैणसी ने। ठीक है, और इसी आदमी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। मुहणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल
अबुल फजल कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या कि चौहान वंश की स्थापना जालोर में किसने की? कृतिपाल चौहान ने। कब की? 81-82 ईस्वी के अंदर की। कृतिपाल चौहान को उपाधि क्या दी जाती है? किंतु एक महान राजा की। किसने दी? मुहैनोत नैनसी ने दी। और इसे मुहैनोत नैनसी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई होगी शायद। और जालोर के जो चौहान थे दोस्तों, वो सोनगरा चौहान थे। कौन से चौहान थे? सोनगरा चौहान। ठीक है, चौहानों कौन से चौहान थे? ये जालोर के चौहान सोनगरा। ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा कि नहीं सोनगरा चौहान क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा आगे चलते हैं उसके बाद बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक समझ में आ गया होगा, इसको हम साफ करते हैं। ठीक है, तो आगे दोस्तों ये मतलब है इनके दरबार में एक दरबारी था। क्या था? एक दरबारी था जिसका नाम था पद्मनाम। कृतिपाल के दरबार में, कृतिपाल के दरबार में दरबारी था, नाम था उसका पद्म नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृतिपाल के दरबार में जो दरबारी था उसका नाम, सॉरी, कानड़देव के दरबार में एक दरबारी कवि था। यहां का एक शासक था जिसका नाम था कानड़देव। यहां का एक शासक था कानड़देव, उसके दरबार में एक दरबारी कवि था। कानड़देव के दरबार में दरबारी था जिसका नाम था पद्मनाम। पद्मनाम ने 2 ग्रंथ लिखे थे। एक तो लिखा था वीरमदेव सोनगरारी बात, और एक लिखा था कानड़देव प्रबंध। ठीक है, ये याद रखना दोनों कि कानड़देव ने के दरबार में जो दरबारी था उसने कौन से ग्रंथ लिखे थे? वीरमदेव सोनगरारी बात और कानड़देव प्रबंध किसने लिखे थे? पद्मनाम ने लिखे थे। अब हम आगे युद्ध वगैरह का जिक्र करते हैं। दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ो, दब के तैयारी करो, कुछ लगना है तो। ठीक है, वरना इस दुनिया में कुछ नहीं है सिवाय नौकरी के। आपको 3 साल तैयारी करनी है। 3 साल जो बंदा तैयारी करेगा वो मैं गारंटी लेता हूं एक अच्छी जॉब पाएगा। मन लगाकर तैयारी करेगा ना तो उसको एक अच्छी जॉब जरूर मिलेगी। ठीक है, जो चाहता है वो जॉब उसको मिलेगी। तैयारी मन लगा के करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां तक आ गया अपने। और जालोर दुर्ग का निर्माण, तो जालोर दुर्ग का निर्माण, कौन से दुर्ग का? जालोर दुर्ग का निर्माण। जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया। निर्माण किसने करवाया था? तो जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था नागभट्ट ने, नागभट्ट प्रथम ने। और अपनी राजधानी बनाया, पहली बार अपनी राजधानी बनाया, पहली बार जालोर को राजधानी बनाया। ठीक है, जालोर को राजधानी बनाया। तो जालोर के किले का निर्माण किसने करवाया? नागभट्ट प्रथम ने। और पहली बार जालोर को राजधानी किसने बनाया था? तो पहली बार जालोर को राजधानी नागभट्ट प्रथम ने बनाया था। जालोर के अंदर जो शासक आता है कृतिपाल, वो छीन लेता है इस दुर्ग को। किनसे? इन प्रतिहारों से छीन लेता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। जालोर का शासक कौन है? कानड़देव। कानड़देव, कानड़देव। कानड़देव का शासनकाल है 1305 से लेकर 1311 ईस्वी तक। ठीक है, जालोर का इंपॉर्टेंट या प्रतापी राजा एक ही है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। या तो वो आएगा शुरू वाला, या फिर ये आएगा, या वो आएगा, या ये आएगा। तो कानड़देव, कानड़देव का शासनकाल 1305 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी तक दोस्तों क्या है? कानड़देव का शासनकाल है। ठीक है, अपने जालोर का शासक कौन है? कानड़देव। ठीक है,
कानड़ देव। इधर दिल्ली या दिल्ली का शासक कौन है? एके कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की नीति थी वो साम्राज्यवादी नीति थी, साम्राज्यवादी। कौन सी नीति थी? साम्राज्यवादी नीति थी अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसी नीति के तहत कानड़ देव के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। किसको? सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी। किसको? एन उल मुल्क मुल्तानी को आक्रमण करने किसको भेजा? एन उल मुल्क मुल्तानी को। ठीक है, बात कब की है ये? 1305 ईस्वी की। 1305 ईस्वी की। और इसका एक लड़का था जिसका नाम था वीरमदेव। वीरमदेव किसका लड़का था? कानड़ देव चौहान का। ठीक है, कानड़ देव चौहान का एक लड़का था जिसका नाम क्या है दोस्तों? वीरमदेव। ठीक है, क्या नाम है? वीरमदेव। अड़े वो एन उल मुल्क मुल्तानी क्या सेनापति हो? अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी भेजो इन्हें कि तू अपने जा और जालोर के ऊपर अपनो राजपाट कर। ठीक है, और जालोर ने जीत। कौन सी नीति हूं? साम्राज्यवादी नीति हूं। लेकिन एन उल मुल्क मुल्तानी ने पहली बार यह कहा कि राजा ने आपको या अलाउद्दीन खिलजी साहब ने आपको या सुल्तान ने आपको संधि करने के लिए कहा है, हमारी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा है, तो कानड़ देव उसके लिए तैयार हो जाता है। अब पूछेगा एग्जाम के अंदर कि फरिश्ता के अनुसार, किसके अनुसार है? फरिश्ता के अनुसार। फरिश्ता के अनुसार बताएं तो फरिश्ता के अनुसार है तो कानड़ देव दिल्ली दरबार में खुद जाता है। फरिश्ता के अनुसार तो कानड़ देव दिल्ली दरबार में क्या जाता है? खुद जाता है। ठीक है, और खुद किसके दरबार में जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आता है, कानड़ देव दरबार में चला जाता है। किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार। ठीक है, तो फरिश्ता के अनुसार तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है कानड़ देव, और कानड़ देव चला जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी कानड़ देव को एक बात कहता है कि पूरे भारत के अंदर मेरे से दुश्मनी लेने वाला या मेरे से जंग करने वाला कोई नहीं बचा, या पूरे राजपूतों के अंदर कोई नहीं बचा। तो कानड़ देव एक ही बात कहते हैं, मुझे पता है मैं हारूंगा, कि मुझे पता है मैं हारूंगा, पर तुम आ जाना, तैयार हूं। ठीक है, बोलो का मने वेरो मैं हारूंगा, पर भाई साहब थे जी थार खातर तैयार हाँ। यह बात कौन सुने जाए? क्या मतलब पूरे राजपूतों में कोई भी राजपूत ऐसा नहीं रहा जो युद्ध मेरे साथ युद्ध नहीं कर सकता या मेरी बराबरी नहीं कर सकता। इस बात को लेकर कानड़ देव ने चैलेंज किया था। किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार। लेकिन मुहैणोत नैणसी के अनुसार, मुहैणोत नैणसी के अनुसार, ये मुहैणोत नैणसी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। यहां पर एक बार यहां पे करवा देता हूं। ठीक है, लेकिन मुहैणोत नैणसी के अनुसार कानड़ देव 1305 ईस्वी के समझौते है। अब ये यहां से साफ कर देते हैं, ये हो गया अपना। ठीक है, किसके अनुसार था ये? फरिश्ता के। किसके? फरिश्ता की। लेकिन मुहैणोत नैणसी के अनुसार कानड़ देव अपने बेटे वीरमदेव को दिल्ली दरबार में नियुक्त करता है। दिल्ली दरबार में भेज देता है। दिल्ली दरबार में भेज देता है। ठीक है, दिल्ली दरबार में भेज देता है। कब? 1305 ईस्वी को जालोर के समझौते के तहत। इसका नाम है जालोर का समझौता। कौन सा समझौता? जालोर का समझौता। 1305 ईस्वी में दिल्ली दरबार में वीरमदेव को भेज दिया जाता है। ठीक है, वीरमदेव चला गया दिल्ली दरबार में। तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, शायद आपको जहां तक मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी न समझ में आए तो कमेंट में बता देना। आपकी उस बात को देखकर उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। जहां तक मुझे लग रहा है आपके अच्छी तरीके से शायद समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, फिर अच्छी तरीके से करा रहा हूं। जालोर का शासक है वापिस कौन है? कानड़ देव वर्सेस दिल्ली का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। बेटी है इसकी फिरोजा। ठीक है, इसकी बेटी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी की फिरोजा। फिरोजा प्रेम करने लग जाती है वीरमदेव से। इसका बेटा है
वीरमदेव। फिरोजा प्रेम करने लग जाती है वीरमदेव से, प्रेम करने लगती है, शादी करना चाहती है। फिरोजा वीरमदेव से प्रेम करने लग जाती है और वीरमदेव से शादी करना चाहती है। कौन? फिरोजा। ठीक है, कौन चाहती है दोस्तों? फिरोजा। और वीरमदेव को इस बात का पता चलता है और वीरमदेव कहां भाग जाता है? जालोर भाग जाता है, जालोर आ जाता है। वीरमदेव जालोर आ जाता। वीरमदेव का जालोर आने का एक ही कारण था, वीरमदेव को ये तंग करती थी। क्या करती थी? फिरोजा तंग करती थी, गाने गाती थी। किस प्रकार के गाने? वीरमदेव जहां से भी आता जाता ये गाने गाती थी कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसे है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, आज मेरा दीवानी है। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। समंदर पीड़ के अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार के मोती मैं इनको खो नहीं सकता। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, और जो तू समझे तो मोती है और ना समझे तो पानी है। अगर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते तो सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। तो इस प्रकार के सॉन्ग है वो फिरोजा वीरमदेव के पास आती जाती और गाती रहती थी। तो वीरमदेव इससे तंग हो गया और कहाँ गया? जालोर आ गया। इसके पिताजी ने या कानड़देव ने पूछा कि तू बेटे जालोर क्यों आया है? तो बोला पापा मेरे को उसकी लड़की है फिरोजा वो तंग करती है। कौन तंग करती है? फिरोजा तंग करती है कि मैं तेरे से शादी करना चाहती हूं और तेरे से प्यार करती या प्रेम करती हूं। तो कानड़देव ने कहा दिल्ली का इतना बड़ा सुल्तान है, तू उसकी लड़की के साथ शादी कर लेता। बोला मैं हिंदू धर्म का हूं, मैं कैसे मुस्लिम धर्म की लड़की के साथ शादी कर लूं? मैं राजपूती खून हूं, कैसे मुस्लिम खून के साथ मैं शादी कर लूं? ठीक है, ये इस प्रकार की बातें हैं वो कानड़देव को वीरमदेव ने कही। ठीक है, तो कानड़देव के शरीर में भी एक उबाल आ गया, ठीक है, जंग का। और इसके बाद ये वीरमदेव जालोर में ही रहता है और फिरोजा जिद करने लगती है। फिरोजा अपने पिताजी के साथ जिद करने लगती है। जालोर का शासक है कानड़देव, ठीक है, देव। दिल्ली का है एके। कौन है? एके। लड़की है फिरोजा। फिरोजा जिद करती है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है छोड़ बेटे तेरे को ऐसे मैं हजारों लाके दूंगा, ठीक है। लेकिन फिरोजा कहती है नहीं पापा वही चाहिए, नहीं पापा वही चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी जाता है पानी लेकर इसके पास। बोला फिरोजा ले पानी पी। बोली वीरमदेव। फिरोजा रोटी खा। नहीं वीरमदेव। फिरोजा चल घूमने चलते हैं। नहीं वीरमदेव। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा की जिद के ऊपर, फिरोजा की जिद में आकर यहां पर सेना भेजी वीरमदेव को पकड़ने के लिए। वीरमदेव को पकड़ने के लिए वीरमदेव को पकड़ने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या भेजी थी दोस्तों? अपनी सेना है वो भेज दी। किसको? वीरमदेव को पकड़ने के लिए। नेतृत्व में या किसके नेतृत्व में भेजी ये पूछ ले तो कमालुद्दीन गुरग के नेतृत्व में, कमालुद्दीन गुरग के नेतृत्व में सेना भेजी वीरमदेव को पकड़ने के लिए। लेकिन बीच में आता है सिवाना। अगर आपको जालोर पर अधिकार करना है तो सिवाना को तो आपको जीतना ही
पड़ेगा। तो आगे हमको सिवाना देखना पड़ेगा। अब सिवाना कहाँ है दोस्तों? सिवाना है बाड़मेर के अंदर। सिवाना कहाँ है? बाड़मेर में। सिवाना का निर्माण या सिवाना के किले का निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया। सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण पवार ने। सिवाना के किले को क्या कहा जाता है? मारवाड़ के राजाओं की शरण सतली। और क्या कहा जाता है? जालोर दुर्ग की पूंजी। और क्या कहा है? तो इसी के अंदर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसमें शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास को बंदी बनाया। कौन से किले में अंग्रेजों ने जय नारायण व्यास को बंदी बनाया था? तो सिवाना के किले में जय नारायण व्यास को बंदी बनाया गया। और जय नारायण व्यास को शेर ए राजस्थान कहा जाता है। सिवाना साइड समझ में आ गया होगा। सिवाना है बाड़मेर के अंदर और सिवाना का निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया। मारवाड़ के राजाओं की शरण सतली कहा जाता है और जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। और इसमें शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास को बंदी बनाया गया। इस समय सिवाना का शासक कौन था? बीकानेर देव वाले समय यहां पर भी चौहान शासक ही थे। ठीक है। सिवाना का शासक इस समय था, वो था शीतल देव चौहान। कौन था? शीतल देव। कौन था? शीतल देव चौहान वर्सेस दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। सेनापति था इसका कमालुद्दीन गुरग। ठीक है। कमालुद्दीन गुरग को इसने भेजा तो था, तो लेकिन अपने जालोर को जीतने से पहले सिवाना को जीतना पड़ेगा। तो कमालुद्दीन गुरग ने 1308 ईस्वी में, इसका सेनापति था बावला। बावला को अपनी ओर मिला लिया। कमालुद्दीन गुरग ने 1308 ईस्वी के अंदर बावला को अपनी ओर मिला लिया। और बावला ने मामदेव कुंड में, कौन से कुंड में? मामदेव कुंड में गोरक्त मिला दिया। बावला ने मामदेव कुंड में कौन सा रक्त मिला दिया था दोस्तों? गोरक्त मिला दिया। इसलिए सैनिकों को पानी नहीं, उस कुंड से सैनिक पानी नहीं पीते थे और सैनिकों को बाहर जाना पड़ा। और अपने सिवाना दुर्ग में क्या हो गई? हार हो गई। बावला गद्दार शासक है, गद्दार सेनापति निकला। ठीक है। इसका सेनापति था शीतल देव चौहान का। और 1308 ईस्वी में शीतल देव की मृत्यु हो जाती है और इसकी पत्नी मेणा दे जोहर कर लेती है। जोहर करती है, कौन करती है? जोहर मेणा दे। यहां पर विजय हो जाती है किसकी? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति या अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है। कमालुद्दीन गुरग को। इसके बाद आगे जालोर जाता है। ठीक है। हाँ, अब बताता हूं कि जालोर के चौहानों को सोनगरा चौहान क्यों कहा जाता है। ये बात या तो अभी बता देता हूं। जालोर के किले का नाम, जालोर का प्राचीन नाम जाबलीपुर है। किसोपुर है? जाबलीपुर। और जालोर के किले का प्राचीन नाम
सुवर्णगिरी है, सुवर्णगिरी है। और इसी सुवर्णगढ़ को क्या कहा जाता है? सोनगढ़ कहा जाता है। इसी सुवर्णगढ़ को सुवर्णगढ़ को या सुवर्णगिरी को सोनगढ़ कहा जाता है। और इस सोनगढ़ के कारण ही यहाँ के चौहानों को सोनग्रा चौहान कहा जाता है। ठीक है। जालोर का प्राचीन नाम तो है दोस्तों जाबलीपुर। कौन सा पुर? जाबलीपुर। ठीक है। और किले का प्राचीन नाम है सुवर्णगिरी। और इसी किले का एक और नाम है, वो है सोनगढ़। कौन सा नाम है? सोनगढ़। और सोनगढ़ किले का नाम होने के कारण ही, या सोनगढ़ पहाड़ी के ऊपर स्थित होने के कारण यहाँ के चौहानों को सोनगरा चौहान कहा जाता है। कहाँ के? जालोर के। ठीक है। अब आगे जालोर का शासक आता है कानड़ देव। कौन आता है? देखता हूं मैं टाइम कितना हो गया, फिर बाकी का बच्चा कल कर लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, ओके। बाकी का हम कल करेंगे। जितना मैटर रह गया है हमारा वो कल करेंगे। जितना मैटर रह गया है वो हम कल कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि आज ज़्यादा हो जाएगा, फिर ज़्यादा करवाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है। जितना याद हो सके, जितना समझ में आ सके उतना ही करवाए तो अच्छा रहता है।